भारतीय वायुसेना ने कल 8 अक्टूबर को अपने गौरवशाली इतिहास के 84 वर्ष पूरे 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 कर लिए हैं। चाहे वो 1948 या 1962, 1965, 1971 या 1999 की मतलब लड़ाई रही हो, भारतीय वायुसेना ने उसमें बहुत ही अहम अनेक भूमिका निभाई है। 1948 में जबकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में यानी आ गई थी, तब उसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संख्या में पैदल सेना को वहां पर भेजा गया था। और इसमें भारतीय वायुसेना ने अपने C-47 डकोटा यानी कि विमानों का अनेक उपयोग करके पर्याप्त संख्या में मतलब पैदल सेना के सैनिकों को वहां पर यानी कि उतारा था। 1962 में जहाँ तक प्रश्न है 1962 का जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं रहा। भारतीय वायुसेना का सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो 1971 में 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश कहलाता है, वहाँ पर भारतीय पैदल सेना को यानी कि भेज पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बीच में ब्रह्मपुत्र नदी और यानी कि गंगा नदी और उसकी सहायक यानी कि नदियाँ, छोटी बड़ी बहुत सारी सहायक यानी नदियाँ थी। तो इसके कारण इनको पार करके बांग्लादेश में भारी संख्या में भारतीय सैनिकों को भेज पाना बड़ा नहीं मुश्किल कार्य था। इस मुश्किल कार्य को भी भारतीय वायुसेना ने काफ़ी आसानी से पूरा करके दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के राज्यपाल थे, उनके बारे में यह कि सूचना मिली कि वहाँ पर एक मीटिंग यानी कि होने वाली है। तो जब ये खुफिया जानकारी भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुई, तो उसने एग्जैक्ट उसी राज्यपाल के यानी कि निवास पर यानी कि बमों से आक्रमण किया और उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन शाम को 6 बजे जनरल नियाजी ने पाकिस्तान की ओर से आत्मसमर्पण किया। इसी प्रकार से 1999 का यहाँ तक प्रश्न कारगिल युद्ध का आने के सवाल है, जहाँ की भारत बहुत ही ऊंची चोटियों पर जो विराजमान यानी कि आतंकी थे, जिहादी थे, उनसे अपने जो मतलब सीमांत पहाड़ियों को खाली कराने की कोशिश कर रहा था। तो उतनी ऊंचाई पर अभी तक विश्व की किसी भी वायुसेना ने कार्य नहीं किया था। भारतीय वायुसेना ने उतनी ऊंचाई पर भी अपने सैनिक उतार करके और यानी कि बमों से आक्रमण करके वो भी कार्य सफलतापूर्वक कर दिखाया गया। जबकि बंदिश उसके ऊपर यह थी वो किसी भी हालत में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेगी। इसके अलावा जो है भारतीय वायुसेना में अभी 42 स्क्वाड्रन है। तो भारतीय वायुसेना की जो वास्तविक जो क्षमता है वो भी 33 स्क्वाड्रन की है। तो बहुत सारे MiG-21 और MiG-27 रिटायर हो चुके हैं और आगे आने वाले 10 साल में MiG-21, MiG-27, MiG-29 अभी और रिटायर होंगे। तो तब भारतीय वायुसेना की जो टोटल स्ट्रेंथ है लगभग 22 स्क्वाड्रन के करीब यानी बचेगी। तो इससे अभी इसी के कारण अभी जो है कि 2 स्क्वाड्रन राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला हुआ है। और यह भी इतनी जल्दबाजी में फैसला लिया गया है और इसके लिए इतना भारी दबाव था इतनी जल्दी कार्य करने के लिए कि जो जिस विमान की मूल कीमत 700 करोड़ थी, वो भी 1600 करोड़ में उसको लेना पड़ा, ताकि वो हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की हो सके। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये उसको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले 10 साल में भारतीय वायुसेना के बहुत सारे MiG-21 और MiG-27, MiG-29 रिटायर हो रहे हैं। तो उनके स्थान पर हुआ कि रिप्लेसमेंट के तौर पर वो प्रोक्योरमेंट की वो तैयारी अभी से ही चालू कर रही है। क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आपने आज लगाया और कुछ हफ्ते या कुछ महीने के बाद में आपके पास बने बनाए हुए जहाज आ गए। ये जो है लड़ाकू विमान है, इनको प्राप्त करने में वर्षों का समय लगता है। इसके साथ ही जो हमारा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसकी भी टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है
उसे भी यानी कि जल्द से मतलब जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि जो रक्षा बजट है वह कभी भारत के यानी कि जीडीपी का 3% हुआ करता था, वह वर्तमान में भी 1.72% है, जो कि ऑल टाइम लो। जब हम चीन से यानी हारे थे तब भारत का रक्षा बजट था 1.59%, 1.59% यानी कि जीडीपी का, उसके लगभग यानी कि नजदीक है। तो भारत बहुत कम मात्रा में रक्षा तैयारियों पर खर्चा कर रहा है। उसमें से भी अधिकतर जो उसका जो खर्च है वो राजस्व खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें मतलब कम है। आधुनिकीकरण पर खर्च अभी कम यानी कि हो रहा है। और रक्षा बजट का अगर हमारी बंटवारा भी अगर हमें देखें तो 53% पैदल सेना है और 23% पैसा जाता है वायुसेना के मतलब पास में, 17% नेवी के पास में, 5 से 6% डीआरडीओ और जो डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि इकाइयाँ हैं उनके पास लगभग 1 से 2% का है। तो ये काफ़ी इम्बैलेंस है। एक जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी एक बनाने की यानी की आवश्यकता है, उसका मिशन स्टेटमेंट लिखने की यानी की आवश्यकता है। और उसके उसके आने के अलावा एक यानी कि डॉक्ट्रिन, आखिर ये जो जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से कार्य करेगी, उस डॉक्ट्रिन को भी ईजाद करने की यानी की आवश्यकता है। यह यानी निश्चित तौर पर ये जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में यानी आनी चाहिए, जिससे लोग उसको यानी जिससे पूरी दुनिया जान सके कि भारत की रक्षा के क्षेत्र में आखिर रणनीति क्या है। यानी कि इसके यानी के अलावा यानी कि भारत का जो यानी कि रक्षा बजट जल्दी ही बढ़ाया जाना बहुत ज़्यादा नहीं कि आवश्यक है, क्योंकि भारत को दो मोर्चों से मतलब यानी कि थ्रेट परसेप्शन है। एक तो पश्चिमी यानी बॉर्डर है पाकिस्तान है, और एक यानी कि नॉर्दर्न बॉर्डर है चीन है। जो पाकिस्तान से जो यानी कि थ्रेट है उसका मुकाबला वायुसेना कर पाने में यानी कि सक्षम रहेगी। लेकिन जहाँ तक चीन का जो प्रश्न है, चीन जो है शायद अपनी वायुसेना का यानी कि उपयोग यानी ना करें, और वहाँ पर हिमालय क्रॉस करके भारतीय वायुसेना भी शायद अटैक यानी ना कर पाए। तो वहाँ पर मुख्य रूप से जो हमला हमारे ऊपर होगा या जो हम जो उसका यानी कि प्रत्युत्तर देंगे वो मुख्य रूप से मिसाइलों के रूप में मतलब नहीं होगा। तो यानी कि दोनों मोर्चों पर भारत की रणनीति अलग अलग यानी कि होगी। ठीक है, अंतिम विकल्प के तौर पर नाभिकीय अस्त्र तो यानी कि है ही, लेकिन वह एक अंतिम विकल्प के ही तौर पे हम रखा जा सकता है। ये हमेशा बेहतर विकल्प यानी कि होगा कि हम अपने विरोधियों के यानी कि मुकाबले में जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें अपनी सुपेरियरिटी रखें। कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सुपेरियरिटी बनाए करके रखना अति यानी आवश्यक है। और भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी वायुसेना से काफ़ी ज़्यादा यानी कि मजबूत है। वायुसेना की एक बहुत बड़ी एक विशेषता ये भी यानी कि होती है कि आप अपनी मर्जी से शत्रु का वह मतलब ठिकाना यानी कि चुन यानी कि सकते हो जिस पर आप यानी आक्रमण करना यानी कि चाहते हो, और कुछ ही घंटों में हजारों मील का सफर तय करके आप उस ठिकाने पर उस यानी कि निशाने पर आक्रमण कर सकते हो। तो भारत को अपनी वायुसेना पर विशेष रूप से ध्यान देने की यानी कि आवश्यकता है, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया है। चाहे उसके लिए यानी कि बोफोर्स में जो यानी कि बोफोर्स यानी कि घोटाला रहा हो, या फिर अभी पिछले कुछ सालों में और भी कुछ इस प्रकार के मतलब घोटाले यानी कि हुए हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कुछ महत्वपूर्ण यानी कि निर्णय ले पाने में असफल रहा है। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को सोचना चाहिए कि उसके इस नकारापने की जो कीमत है वह देश को चुकाने यानी कि न पड़े। धन्यवाद।